Myself, Dr. Rajiv Kumar Asthana, scientist cum assistant professor, Animal Production Research Institute, Dr. Rajendra Prasad Central Agriculture University, पूसा समस्तीपुर। मेरा टॉपिक जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन इंडिजिनस हाई MSP एनिमल्स एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हिस्टर साइकिल इन डेयरी एनिमल्स। इसमें मुख्य रूप से मेरा दो टॉपिक को हमने एक में ही समाहित किया हुआ है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन हाई MSP एनिमल्स। हाई MSP मतलब हाई मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, जिसमें अपने इंडिजिनस एनिमल्स, हमारे जो मिल्च एनिमल्स हैं मुख्य रूप से, जैसे साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, थारपारकर है, जो अपने भारत की अच्छी नस्लें हैं, उनका प्रोपोगेशन और जो अच्छी क्वालिटी की एनिमल्स हैं उनके जेनेटिक मटेरियल्स को कैसे हम और आगे बढ़ाएं, इसके लिए जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आप सब जानते होंगे। ये वैसे तो बहुत पुरानी अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी 1950 में शुरू हुई थी, 1970 में इसने काफ़ी इस पे काम हुआ, और लेकिन अभी जो बहुत सारे इसमें नए नए प्रोटोकॉल्स डालने के चलते ये एक नए रूप में आई है। और जो हमारे अच्छे देसी नस्ल हैं उनकी कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको प्रोपेगेट किया जाए, इसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट भी आया हुआ है, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस हमारा खुला हुआ है मोतिहारी में, जिसमें हम लोग इंडिजिनस एनिमल्स पर ही काम कर रहे हैं। और उसमें दो कंपोनेंट है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और IVF का। तो IVF के बारे में भी बताया गया है, और हम यहाँ पर जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है इसके बारे में बात करने के लिए आपके बीच में हम उपस्थित है। क्यों हमारा जो एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है उसका क्या बेनिफिट्स है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग फर्टिलाइज एम्ब्रियो को कलेक्ट करते हैं, वो डोनर फीमेल एनिमल और डोनर एनिमल्स को सिलेक्ट करते हैं जो जेनेटिकली सुपीरियर एनिमल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वैसे बहुत सारे ट्रेड्स को ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो जो एनिमल्स बहुत अच्छी मिल्कर है उसको अगर हम ऐसे जनरलाइज रूप में अगर हम उसको उसको प्रेग्नेंट करते हैं, तो जनरली 6 से 8 प्रेगनेंसी उसके पूरे लाइफ टाइम में हम ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन अगर हम उसके एम्ब्रियो को कलेक्ट करें और दूसरे जो हमारी एनिमल्स जो रिसिपिएंट है उनमें ट्रांसफर करें, या हम कह सकते हैं सरोगेट मदर्स में ट्रांसफर करें, तो एक एनिमल से हम लोग मोर देन 100 एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसी जेनेटिक क्वालिटी की, उसी सुपीरियरिटी की 100 से ज़्यादा एनिमल्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम करते हैं कि जो डोनर एनिमल को सेलेक्ट करते हैं जो जेनेटिकली सुपीरियर रहता है, उसको जो एम्ब्रियो कलेक्ट करते हैं डोनर एनिमल्स से, उसको रिसिपिएंट एनिमल्स में एज ए सरोगेट मदर के रूप में उसके ऊपर हम ट्रांसफर करते हैं। और जो फीमेल जो फार्म एनिमल है, डोनर है, उसको उसका बच्चा का संख्या हम इससे काफी बढ़ा लेते हैं, उसको बराबर प्रेग्नेंट करने और बच्चा दिलवाने के लिए उसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है रिसिपिएंट के, उसमें हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं, और वो जो सरोगेट मदर हुई उसमें वो पूरा उसका जेस्टेशन कंप्लीट होता है, और फिर पार्चुलेशन होता है और कार्विंग होती है। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या इससे फायदे हैं। तो इसमें जो सुपीरियर एनिमल्स हैं उसका नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, बच्चे की संख्या हम 100 या 100 से ज़्यादा हो जाता है,
और जो जबकि नॉर्मल में हम लोग 6 से 8 काफी ही ले पाते हैं। इससे हमारा उसका जो सुपीरियर जेनेटिक मटेरियल है उसका फास्ट प्रोपोगेशन होता है, उसको हम लोग ज़्यादा अपने पॉपुलेशन में ज़्यादा उनके नंबर को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ये इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं, डिजायर्ड मेटिंग्स को बढ़ा देते हैं, मतलब अच्छे मेल और अच्छे फीमेल्स का जो क्रॉसिंग है, जो मेटिंग है, इसमें हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ जो ओल्ड बहुत अच्छे क्वालिटी की अगर हमारे पास फीमेल है जिसको हम लोग एज ए डोनर यूज कर रहे हैं, अगर वो एनिमल ओल्ड हो गई है, बच्चा बियर करने लायक नहीं है या किसी कारण से कोई इंजरी हो गई जिसके चलते उसमें उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, जेस्टेशन नहीं हो सकता है, उस स्थिति में भी हम उस एनिमल को एज ए डोनर हम लोग यूज कर लेते हैं और उसके एम्ब्रियो को कलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम इधर हम लोग फ्रेश ट्रांसफर कर देते हैं सरोगेट मदर में, या फिर हम उसकी फ्रीजिंग करते हैं, एम्ब्रियो की फ्रीजिंग करके और बाद में आवश्यकता अनुसार हम लोग उसको ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा कुछ जैसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं या जो हमारे अच्छे इंडिजिनस ब्रीड हैं जो इंडेंजर्ड पोजीशन में हैं, उनको भी अगर हम लोग चाहें तो इस मेथड से उनकी भी संख्या को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम एम्ब्रियो सेल करके फार्मर्स या जो इंस्टीट्यूशंस जो लगे हुए हैं या प्राइवेट एजेंसी हैं, वो अपना इनकम भी इसके थ्रू जनरेट कर लेती है। और इसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, एम्ब्रियो का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो ईजियर है बनिस्बत अगर हम पूरे एनिमल को ट्रांसपोर्ट करें, उसके अपेक्षा एम्ब्रियो का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी इजी है। क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ इसमें लैकिंग्स भी हैं, कुछ इसके नुकसान भी हैं, जैसे कि ये हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड लेस सक्सेस रेट जानी जाए। एआई जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये जेनेटिक पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जो अच्छे सुपीरियर एनिमल मेल साइड से उनके पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मेथड रहा है और इससे हम लोग ज़्यादा तेज़ी से अच्छे क्वालिटी के जीन्स को पॉपुलेशन में प्रोपोगेट कर सकते हैं और उसका कॉस्ट जो है एआई का कॉस्ट बहुत मिनिमम है, कम है। वहीं पर जो हमारा एम्ब्रियो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो महंगा है। इसमें हमको रिसिपिएंट एनिमल्स को मेंटेन करना पड़ता है, उसको मेंटेनेंस का भी कॉस्ट हमको इसमें जोड़ना पड़ता है एम्ब्रियो ट्रांसफर में, क्योंकि हम लोग एआई में तो किसी तरह से जिस फीमेल को हमको प्रेग्नेंट करना रहता है हम उसी को एआई करते हैं। इसमें स्किल्ड टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में, जो आदमी पूरी तरह से स्किलफुल होगा वही ये काम कर सकता है। और कुछ ऐसे डिजीजेस भी हैं जो एम्ब्रियो ट्रांसफर के थ्रू अगर कोई जेनेटिक और ऐसे डिजीज हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि वो पॉपुलेशन में बढ़ सकता है। ये कुछ हमारे माइलस्टोन हैं मेमिलियन एम्ब्रियो ट्रांसफर और उसके रिलेटेड इवेंट्स जो पूरे विश्व में हुए हैं। सबसे पहले 1890 में रैबिट में शुरू हुआ, 1932 में गोट में, कैटल में 1951 में विलेट इटॉल जो रिसर्चर थे उनके द्वारा किया गया था। ह्यूमन में 1978 में एस्टेप्टो एंड एडवर्ड्स ने किया था और अपने यहाँ एशियन बफेलो में ड्रॉस्ट एटॉल 1983 में शुरू किए थे। बफेलो काफ हमारा इंडिया राई में 1993 में पहला बफेलो काफ हमारा इंडिया राई करनाल में तैयार हुआ था। और सोमेटिक सेल से जैसे आप लोग सब जान रहे हैं कि 1996 में एक शिप में लैम्प हमारा जो प्रोड्यूस हुआ था वो 1996 में विलमुट एटॉल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था।
बेसिक क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी या पड़ती है हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी सिस्टम में। तो सबसे पहला है सोर्स ऑफ एम्ब्रियो, मतलब डोनर एनिमल। किस एनिमल को हम सेलेक्ट करें एज ए डोनर, तो उसके लिए हम बोलते हैं हाई एमएसपी, हाई मिनिमम स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, या एमपीएस भी बोल रहे हैं, मिनिमम पेडिग्री स्टैंडर्ड। मतलब वैसा एनिमल जिसका, जैसे अगर हम लोग फास्ट इसमें बात करें शाहीवाल में, तो लगभग 2400 लीटर पर लैक्टेशन अगर फर्स्ट काविंग में उस एनिमल का है, और बेस्ट काविंग उसका 3000 है, 3000 लीटर पर लैक्टेशन, तो वो एनिमल हम सेलेक्ट करेंगे एज ए डोनर। ए रिलायबल मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द एम्ब्रियो, और जो एक रिलायबल मेथड है एम्ब्रियो ट्रांसफर का, उसको हम लोग यूज करते हैं। और सुटेबली सिंक्रोनाइज रिसिपिएंट, मतलब हमको रिसिपिएंट को भी जो डोनर के साथ साथ उसकी स्ट्रेस को भी सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, ताकि जब हम डोनर से एम्ब्रियो कलेक्ट करें तो उस समय हमारा रिसिपिएंट भी उस एम्ब्रियो को लेने के लिए रेडी रहे। तो उसको हम लोग इस तरह सिंक्रोनाइज करते हैं हार्मोनल मेथड से, कि हमारी जो रिसिपिएंट्स है या सरोगेट मदर भी है, मदर जो है वो उसका हार्मोनल स्टेटस उसी तरह से रहता है जैसे हमारा डोनर का रहता है, और वो एज ए फोस्टर मदर हमारी काम करती है। ये जो हमारा मल्टी ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है MOAT, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो जो पहले उन्होंने बताया, सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर क्वालिटी डोनर एनिमल्स, सुपीरियर क्वालिटी के डोनर एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। फिर हम लोग सेलेक्ट करते हैं रिसिपिएंट एनिमल्स का। रिसिपिएंट एनिमल्स के सिलेक्शन का सबसे बड़ा मुख्य रूप से क्राइटेरिया है कि वो गायनेकोलॉजिकली उस एनिमल साउंड हो। कहने का मतलब ये है कि किसी तरह से उसको जेनेटल डिजीजेस उसमें नहीं हो, वो एनिमल फ्री फ्रॉम 4-5 जो डिजीजेज हैं, जैसे टीबी है, पैराट्यूबरकुलोसिस है, ट्रैकोमोनियासिस है, इस तरह के जो डिजीजेस हैं, जो जेनेटल डिजीजेज हैं, उससे वो एनिमल फ्री हो, डोनर और हमारा रेसिपिएंट दोनों। उसका हीट डिटेक्शन करते हैं डोनर और रिसिपिएंट एनिमल्स का, दोनों के स्ट्रेस को सिंक्रोनाइज करते हैं। फिर सुपर ओवुलेशन, हम डोनर का सुपर ओवुलेशन कराते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम लोग FSH यूज करते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ डोनर एनिमल्स विद पेडिग्री सीमेन। यहाँ पे जो हम लोग डोनर एनिमल, जो इलिट क्लास की डोनर एनिमल है, सुपीरियर क्लास की डोनर एनिमल है, उसको हम लोग जो पेडिग्री बुल है, जिस बुल का भी एमएसपी, जिसका हाई एमएसपी वाला बुल है, उस तरह के बुल से उसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम एम्ब्रियो को कलेक्ट करते हैं। फिर एम्ब्रियो को सर्च किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टफ वर्क है। एम्ब्रियो को जूम स्ट्रीम माइक्रोस्कोप से हम लोग सर्च करते हैं। क्वालिटी एम्ब्रियो को सेग्रीगेट किया जाता है, आइदर उसको प्रिजर्व किया जाता है या फिर हम लोग उसको फ्रेश ट्रांसफर भी, जो रिसिपिएंट एनिमल्स हमारे अगर सिंक्रोनाइज करके हम लोगों ने रखा है, तो डोनर एनिमल्स से जो हमारा बढ़िया एम्ब्रियो, अच्छे क्वालिटी के जो एम्ब्रियो मिलता है, उसको हम लोग फर्दर रिसिपिएंट एनिमल में ट्रांसफर कर देते हैं। और जो लास्ट पार्ट है वो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो है। अब जो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पार्ट है वो है सिंक्रोनाइजेशन, इसीलिए हमने दोनों पार्ट को एक साथ लिया है, एम्ब्रियो ट्रांसफर और सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एनिमल डोनर और रिसिपिएंट को सिंक्रोनाइज जब तक नहीं करेंगे तब तक हम फ्रेश एम्ब्रियो का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इसमें है कि allows one to predict the time of estrus and ovulation in a group of females। इसमें हम करते हैं, अगर हम लोग बैच में एनिमल्स को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं,
और हम उसकी हीट को डिटेक्ट करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये एनिमल हमारा इस टाइम में हीट में आने वाला है, तो हमारी पहले से पूरी उसकी तैयारी हो जाती है। इसके अलावा हम अगर ऑर्गेनाइज फार्म हमारे पास है तो वहाँ भी अगर हम न्यूरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यूज नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर हम चाह रहे हैं कि डिजायर्ड टाइम में हमारे एनिमल्स में काविंग हो, तो हम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं एनिमल्स का, और उस समय हम अगर पूरी तरह से तैयार रहते हैं, हमको पता रहता है जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है वो हमारा पता रहता है, और उस स्थिति में हम अपने हर्ट को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, और उस समय जो हमारी काविंग होगी और हमारा जो मैनेजमेंट होगा हम बेहतर ढंग से उसको कर सकते हैं। इसमें जो हम सिंक्रोनाइजेशन में हम उसको जो हीट डिटेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जो रिजनेबली हम लोग एक्यूरेट इसमें हीट डिटेक्शन कर पाते हैं और प्लस एनिमल को एआई कर पाते हैं। मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, इसमें हम लोग दो तरह से सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। एक में ल्यूटियल फेज को बढ़ा करके एक्सटेंडिंग द ल्यूटियल फेज, और दूसरा में शॉर्टनिंग द ल्यूटियल फेज। दो तरह के प्रोटोकॉल्स इसमें हम लोग मुख्यतः यूज करते हैं कि एक में ल्यूटियल फेज जो हमारा जब कार्पस ल्यूटियम बड़ा होता है उस ल्यूटियल फेज को बढ़ा के या ल्यूटियल फेज को घटा कर। क्या क्या मेथड्स है सिंक्रोनाइजेशन का है, जो इसमें पहला जो है एक्सटेंडिंग ल्यूटियल फेज को बढ़ा करके है, उसमें लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लॉन्ग टर्म में यूज करके उसका दे करके हम लोग ल्यूटियल फेज को बढ़ा देते हैं। इसमें हम लोग प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट करते हैं 14 से 21 दिन के लिए। दूसरा है शॉर्ट टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, इसमें 7 से 10 दिन तक हम लोग प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांट को यूज करते हैं। और फिर PGF2 अल्फा जो है एक दिन पहले, जो इम्प्लांट रिमूवल के एक दिन पहले हम लोग इसमें यूज करते हैं। शॉर्टनिंग द ल्यूटियल फेज वाले जो हमारा सिस्टम है सिंक्रोनाइजेशन का, उसमें जो हमारा प्री मैच्योर जो सीएल है उसको हम लोग रिग्रेस करवा देते हैं। इसमें दो एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं, PGF2 अल्फा और एस्ट्राडियोल। ये जो एस्ट्राडियोल है जैसे कि हमारा प्रेगहिट के नाम से भी आता है, ये ल्यूटियोलाइटिक, बहुत सारे रूमिनेंट्स में ल्यूटियोलाइटिक है, हालांकि हॉर्स और पिग में नहीं है, लेकिन हमारे रूमिनेंट्स में ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन है। और PGF2 अल्फा तो सारे जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उसमें ऐसे ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन यूज करते हैं इसको। क्या क्या इसका कमर्शियल नेम है जो अभी मार्केट में हमारे मिलते हैं, GnRH, साइटोलिनिन, बुसरेलिन, फैक्टरियल, पर्टाजिल, ओबासिल रिसेप्टर के नाम से भी आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, इस्ट्रोप्लान, इस्ट्रोमेट, इनसिंच, न्यूट्रलाइज, प्रोस्टामेट, इस सब नाम से आता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है प्रोजेस्टिन, मेलेंजेस्टेरोल एसीटेट और CIDR, कंट्रोल इंट्रावेजाइनल ड्रग रिलीज, प्रोजेस्टेरोन इम्प्लीमेंटेड जो हमारे डिवाइसेस हैं उसके थ्रू हम लोग यूज करते हैं। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन बेस्ड प्रोटोकॉल का जो अप्रोच है, ये मेजर इसका लिमिटेशन है वो है वैसे सारे एनिमल बस ये काम नहीं कर पाता है जिसमें परसिस्टेंट या CL अवेलेबल न हो। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये सिंपलेस्ट मेथड है स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए। दो तरह से इसमें हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन का यूज करते हैं, एक 1 शॉट प्रोस्टाग्लैंडिन और एक होता है 2 शॉट प्रोस्टाग्लैंडिन। 1 शॉट प्रोस्टाग्लैंडिन में सिंगल इंजेक्शन हम लोग PGF2 अल्फा का यूज करते हैं। वो साइक्लिक फीमेल में हम लोग इसको यूज करते हैं
हीट सिम्टम के 5 दिन के बाद से, जो हम लोग जो हीट सिम्टम ऑब्जर्व कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर उसके 5 दिन के बाद से हम लोग सिंगल शॉट प्रोस्टाग्लैंडिन में PGF2 अल्फा यूज करते हैं। ये वैसे एनिमल्स पे हम लोग यूज करते हैं जो जिसमें जो फीमेल हमारी स्ट्रेस या हीट को एक्सप्रेस करती है। इसमें कम कॉस्टली है और लेस लेबोरियस, लेबर का भी इसमें मतलब हमारा श्रम भी इसमें कम लगता है। लेकिन इसमें है कि जितने एनिमल्स पे हम लोग यूज करते हैं 1/3 जो है वो उस पे रिस्पॉन्स नहीं करती है। इसका कुछ लिमिटेशंस है वन शॉट का। इसमें हम लोग वन शॉट में जो इस तरह से है, उसमें 5th डे हम लोग PGF2 अल्फा लेते हैं, जैसे कि आपने हीट डिटेक्ट किया और उसके 5 दिन के बाद से हम उसमें PGF2 अल्फा लगाते हैं और बाद में फिर उसको PI कर देते हैं। 2 शॉट प्रोस्टाग्लैंडिन, इसमें हम लोग 2 इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन के देते हैं 10 से 14 दिन के इंटरवल पर। इसमें सभी जो साइक्लिक एनिमल है वो रिस्पॉन्ड करती है सेकंड जो हम PGF2 अल्फा के इंजेक्शन देते हैं। Modification, breeding of all females exhibiting stress subsequent to the first PGF2 अल्फा इंजेक्शन। इसमें हम लोग जो फर्स्ट PGF2 अल्फा इंजेक्शन देने के बाद से जो भी एनिमल हीट सिम्टम शो करती है वो सारे को हम लोग इसमें ब्रीड कराते हैं। और उसमें जैसे फर्स्ट जो हमने PGF2 अल्फा का इंजेक्शन दिया और इसने स्ट्रेस सिम्टम शो किया, सारे को ब्रीड कराते हैं। और सेकेंड PGF2 अल्फा उन्हीं एनिमल्स को देते हैं जिन्होंने स्ट्रेस बिहेवियर शो नहीं किया। इसमें जो हमारा जो ऑप्शन है, एक्सपेंस भी इसमें हमारा कम होता है और हम बेहतर ढंग से इसको हैंडल कर पाते हैं। प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड प्रोटोकॉल है जो सिंक्रोनाइजेशन का है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को, हाई लेवल को मेंटेन करते हैं और जैसे विड्रॉ करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस विद प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स हाई लेवल ऑफ synchronization of stress with progesterone maintains high level of progesterone even after shear regression। shear regression के बाद भी इसमें प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो हाई लेवल मेंटेन करता है, जिसमें हम लोग प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन ट्राई करते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हम स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन 2 से 5 दिन के बाद जब हम रिमूवल करते हैं प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांट क्या या जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो जैसे उसको रिमूव करते हैं तो एनिमल 2 से 5 दिन के अंदर में वो स्ट्रेस शो करती है। इसके जो कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे मेलेस्ट्रॉल एसीटेट है, ये उसको ओरली दे सकते हैं, फीड में दे सकते हैं, ओरल फीडिंग है। सिंक्रोमेट भी ईयर इम्प्लांट है। CIDR है, कंट्रोल इंट्रावेजाइनल ड्रग रिलीज, ये डिवाइस है जिसको हम लोग एनिमल्स के पर वेजाइनम डालते हैं और फिर उसको रिमूव कर देते हैं। जितने हम लोग लंबे समय तक प्रोजेस्टेरॉन का यूज करते हैं उतना ही रेट ऑफ स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन बेहतर होता है, लेकिन उसमें फर्टिलिटी रेट कम होती है। क्या क्या जो हमारे टेक्निक है प्रोजेस्टेरॉन प्रोटोकॉल, इसमें पहला है जो फीडिंग में हम लोग मेलेस्ट्रॉल एसीटेट का फीडिंग कराते हैं। पहला ऑप्शन है मेलेस्ट्रॉल एसीटेट added to feed such that females receive 0.5 mg per head per day for 14 days।
इसमें हम लोग इस तरह से एनिमल को फीड कराते हैं कि लगभग 500 माइक्रोग्राम पर डे पर हेड एनिमल्स को कम से कम 14 दिन तक इसमें हम लोग फीडिंग कराते हैं। जब हम लोग फीड से मेलेंजेस्ट्रॉल एसीटेट को विड्रॉ कर लेते हैं तो एनिमल हीट की सिम्टम शो करती है। जो इसमें स्ट्रेस इस तरह के स्ट्रेस में एनिमल सब फर्टाइल होती है, बहुत अच्छा इसमें रिस्पॉन्ड नहीं करती है और इसमें ब्रीडिंग के लिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। सेकेंड स्ट्रेस जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट स्ट्रेस में जैसे MGA के विड्रॉल के बाद से फर्स्ट स्ट्रेस में जो आएगी वो एनिमल उस समय उसको ब्रीड नहीं कराते हैं। सेकेंड बार जब एनिमल हीट में आती है तब हम लोग उस समय उसको ब्रीड कराते हैं, वो फर्टाइल हीट होता है। ऑप्शन 2 है सेकेंड ऑप्शन, इसमें मेलेंजेस्ट्रॉल एसीटेट जो है उसको 14 दिन तक फीड कराते हैं। फिर 15वें से 19वें दिन के बीच में जब हम विड्रॉ कर देते हैं उस समय एक इंजेक्शन प्रोस्टाग्लैंडिन का लगाते हैं। इसमें जो स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन होता है लगभग 7 दिन के अंदर जब हम लोग विड्रॉ कर लेते हैं मेलेंजेस्ट्रॉल एसीटेट तो एनिमल स्ट्रेस में आ जाती है, हीट में आ जाती है। जब animal will be in luteal phase of the stress cycle at the time of PGF2 alpha administration, इसमें एनिमल्स जो होती है जब हम लोग PGF2 अल्फा का एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन जब हम लोग लगाते हैं उस समय वो ल्यूटियल फेज में होती है। तो जब हम लोग PGF2 अल्फा लगाते हैं तो उसके 10 दिन के अंदर में मैक्सिमम जो एनिमल्स है वो हीट में आ जाती है। और ये इस तरह का जो हमारा स्ट्रेस होता है वो फर्टाइल स्ट्रेस होता है और इसमें मैक्सिमम एनिमल्स जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसमें इस तरह से हम लोग MGA और PG का यूज करते हैं। MGA 14 दिन तक देते हैं, फिर उसके 15 से 19वें दिन पर हम PG का इंजेक्शन लगाते हैं और PG के इंजेक्शन के बाद 70 से 74 घंटे के बीच में GnRH लगा करके EI कर देते हैं, मतलब तीसरे दिन। 33वें दिन अगर हम PG लगा रहे हैं तो 36वें दिन फिर इसमें हम EI करते हैं। एक और प्रोटोकॉल है इसमें हम लोग ईयर इम्प्लांट करते हैं सिंक्रोमेट B का। इसमें हम लोग स्ट्रेस के 8 से 12वें दिन जो ऑप्टिमम टाइम है इसका सिंक्रोमेट B ट्रीटमेंट का, और इस मैक्सिमम इसमें हमको स्ट्रेस का रिस्पांस मिलता है। जो एक काफी इम्पोर्टेंट है वो है CIDR है, जो काफी यूजफुल है, काफी यूज हो रहा है आजकल। कंट्रोल इंटरनल वेजाइनल ड्रग रिलीज। इसमें थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन होता है जो और प्रोजेस्टेरोन मिक्सचर, थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन एंड प्रोजेस्टेरोन मिक्सचर अराउंड ए नायलॉन स्पाइन अंडर हाई टेम्परेचर, इस तरह से वो बना करके रखा रहता है। और इसमें 1.38 ग्राम प्रोजेस्टेरोन उस इम्प्लांट पे रहता है। इस तरह इसको डिजाइन किया गया है क्योंकि ये कंट्रोल रिलीज है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो लेवल है वो 2 नैनोग्राम पर ml ऑफ ब्लड 10 डेज तक इसमें मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है GnRH बेस्ड प्रोटोकॉल सिंक्रोनाइजेशन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, GnRH हार्मोन का यूज करते हैं रिग्रेशन और ओवुलेशन के लिए।
इसमें जो डोमिनेंट फॉलिकल है आइदर वो ओवुलेट कर जाता है या वो एट्रेसिया में चला जाता है, और सेकेंड न्यू फॉलिकुलर वेव शुरू हो जाता है और वो फॉलिकल मैच्योर होके फिर ओवुलेट करता है। ये ओविसिंच प्रोटोकॉल है। इसमें पहला दिन या डे 0 डे जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग GnRH यूज करते हैं, फिर 7th डे PG प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, 9th डे फिर GnRH इंजेक्शन यूज करते हैं, और GnRH इंजेक्शन के 24 आवर्स के बाद हम लोग AI करते हैं, और फिर उसके बाद से डबल AI इसमें इस प्रोग्राम में किया जाता है। सेकेंड AI 24 घंटा पर फर्स्ट AI और 36 घंटे पे सेकेंड AI। एक कोसिंच प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग 0 डे पे GnRH यूज करते हैं, 7वें दिन प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, और 10वें दिन GnRH दे करके AI कर देते हैं। एक सेलेक्ट सिंच भी है जिसमें 0 डे पे GnRH यूज करते हैं, 7वें दिन PGF2 अल्फा यूज करते हैं, और AI जो हम लोग करते हैं ऑब्जर्व जब हम एनिमल स्ट्रेस में आ जाती है, हीट में आ जाती है, उसके बाद उसको GnRH दे करके AI कर देते हैं। देन सेलेक्ट सिंच और CIDR के साथ साथ टाइमली AI यूज करने का भी एक हमारा प्रोटोकॉल है। इसमें हम लोग मेनली हिफर में इसको यूज करते हैं, जैसे इसमें मेलेंस्ट्रॉल एसीटेट प्लस PG प्रोटोकॉल यूज करते हैं। इसमें हीट डिटेक्शन करके और उसमें टाइम AI कर देते हैं, तो इससे हमारे एनिमल्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं। ये हिफर में हम लोग मेनली यूज करते हैं। सेलेक्ट सिंच और CIDR विथ टाइमली AI 0 डे पर हम लोग GnRH का इंजेक्शन लगाते हैं, फिर CIDR इम्प्लांट करते हैं। CIDR इम्प्लांट के 7th डे PG प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, और हीट डिटेक्ट करके जो 72 से 84 घंटे के अंदर में एनिमल आ जाती है हीट में, फिर हीट डिटेक्ट करके GnRH लगा करके उसमें हम AI कर देते हैं। एक फिक्स टाइम जो AI प्रोटोकॉल्स है, एक प्री डिटरमाइंड टाइम पे एक हम जो टाइम सेट करते हैं, टाइम लिमिट करते हैं, उसी टाइम पे हम इसमें AI करते हैं। इसमें जैसे हम लोग हीट डिटेक्ट करके जो AI करते हैं और जिससे रिजल्ट जैसा मिलता है, सेम इस तरह से रिजल्ट हमारा फिक्स टाइम में मिलता है। और ये जो फिक्स टाइम AI प्रोटोकॉल है, ये हिफर्स में प्रेगनेंसी रेट फ्रॉम करेंट टाइम AI protocols tends to be 5 to 10% lower than using heat detection alone। थोड़ा सा इसमें हीट डिटेक्शन जो हम करके करते हैं तो थोड़ा सा 5 से 10% इसमें हमको जो प्रेगनेंसी रेट है मात्र 5 से 10% टाइम AI में कम मिलता है। जो कोसिंच प्लस CIDR प्रोटोकॉल जैसे हमने बात किया था, वो काऊ और हीफर दोनों के लिए है। इसमें हम लोग काऊ को CIDR रिमूवल के 55 से 66 घंटे में इसको हम AI कर देते हैं, और हीफर में 52 से 56 घंटे CIDR रिमूवल के 52 से 56 घंटे के अंदर में AI इसमें करते हैं। कोसिंच CIDR प्रोटोकॉल जो काऊ के लिए रिकमेंडेड है, 0 डे पे हम GnRH लगाते हैं, फिर CIDR इम्प्लांट करते हैं, 7th डे में हम लोग PGF2 अल्फा
लगा करके 60 से मतलब प्लस माइनस 54 से लेकर के 66 घंटे के बाद हम उसमें एआई कर देते हैं, जीएनआरएस देने के बाद एआई कर देते हैं। ये हो गया हमारा टाइम एआई। कि फर्स्ट के लिए है जीएनआरएच, 0 डे पर जीएनआरएच लगाया, उसके 7th डे प्रोस्टाग्लैंडिन लगाए और 52 प्लस माइनस 2 आवर्स मतलब 50 से लेके 54 घंटे के बाद जीएनआरएच लगा करके एआई कर देते हैं। जो हम लोग पीजी प्रोटोकॉल है सिंक्रोनाइजेशन के लिए डोनर और रिसिपिएंट एनिमल्स में, जो हमारे न्यूरो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंक्रोनाइजेशन पार्ट है। तो कैसे कैसे हम लोग पूरे 21 डेज का क्या क्या हम इसमें देते हैं। जैसे पहला 0 डे जिसको हम मानते हैं, जो फर्स्ट डे में शुरू करते हैं, उसमें डोनर अगर हिट में है तो उसको हम लोग एआई नहीं करेंगे। रिसिपिएंट को पीजी लगा देते हैं ताकि अगर किसी भी तरह का उसमें ल्यूटियल उसकी ग्रोथ हो उसके बॉडी में तो वो रिग्रेस करे। 10th डे डोनर को फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स सुबह शाम लगाना शुरू करते हैं। उसके प्रोटोकॉल्स हैं, कितना उसको देना रहता है, उसके प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। 11वें दिन और रिसिपिएंट में 10वें दिन कुछ नहीं करना है। 11वें दिन फिर एफएसएस सुबह शाम देते हैं। 12वें दिन भी डोनर में एफएसएस सुबह शाम देते हैं और 12वें दिन डोनर को पीजी भी लगाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन भी लगाते हैं। 11वें दिन रिसिपिएंट में प्रोस्टाग्लैंडिन लगाते हैं, 12वें दिन कुछ नहीं करते हैं। 13वें दिन मतलब 4 दिन 10, 11, 12 और 13वें दिन तक डोनर एनिमल्स में हम लोग एफएसएस के इंजेक्शन देते हैं और डिफरेंट टेपरिंग डोज में इंजेक्शन देते हैं, मतलब रिड्यूस करते हैं। जैसे पहला दिन हम लोग जनरली 1.9 ml स्टीमोफॉल वगैरह हम लोग यूज करते हैं या फोलिट्रोपिन पी यूज करते हैं, तो उसका लगभग 500 माइक्रोग्राम उसमें हम लोग यूज करते हैं 5 ml में। तो उसके लिए फर्स्ट डे सुबह में अगर 0.95 ml लगाए, सेकेंड डे फिर 0.6 लगाते हैं, फिर 0.45 लगाते हैं और लास्ट डे 0.3 ml सुबह और 0.3 ml शाम। ऐसे करके इसका टेपरिंग डोज है वो एक प्रोटोकॉल है जो डोनर एनिमल्स के सुपरओव्यूलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। एफएसएस हम लोग रिसिपिएंट में यूज नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करते हैं, 0 डे पे यूज करते हैं, फिर 11th डे पे यूज करते हैं। 14th डे में स्ट्रेस एनिमल्स शो करती है, तो 14th डे में डोनर को हम एआई करते हैं और हमारे रिसिपिएंट भी 14th डे स्ट्रेस शो करेगी, हीट सिम्टम शो करेगी, लेकिन उसको हम एआई नहीं करते हैं। 21st डे हम लोग एम्ब्रियो को कलेक्ट करते हैं। अगर हमको फ्रेश एम्ब्रियो का अगर ट्रांसफर करना है तो फिर 21st डे हम एम्ब्रियो को कलेक्शन, सर्चिंग, ग्रेडिंग और उसके बाद से उसको पैकेजिंग करने के बाद फिर फ्रेश ट्रांसफर भी हम लोग 21st डे में अपने रेसिपिएंट एनिमल को कर सकते हैं। सिंक्रोमेट बी प्रोटोकॉल है, इसमें हम लोग सिंक्रोमेट बी यूज करते हैं। इस तरह का एक प्रोटोकॉल है। ये ट्रांसवेजाइनल ओसाइट रिकवरी है, कैसे हम लोग को हम पिकअप करते हैं। रिसेंट रिसर्च इसमें है कि बहुत सारे अभी हम लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ डेक्सामेथासोन एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सप्लीमेंटेशन इन सिंथेटिक ओविडक्टल फ्लूइड मीडियम ऑन इन विट्रो बोवाइन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अभी कुछ रिसेंट रिसर्च भी इसमें हो रहे हैं। थैंक्स।